स्वागत है। इस चैप्टर का अंतिम वीडियो लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। हमने 6 वीडियो इससे पहले बनाए हैं। ये 7वां वीडियो है इस सेकंड चैप्टर का, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चैप्टर सेकंड है आपके क्लास 12th NCERT बायोलॉजी का। अब जो अपना टॉपिक बचा है थोड़ा सा अंतिम, जो कि सीड है, फ्रूट है, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, ये 4 टॉपिक थोड़े थोड़े बचे हैं। तो क्रम से चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो रुझान होगा वो होगा सीड की तरफ। सीड मतलब बीज। तो बीज जो है वो निषेचित बीजांड को बीज कहते हैं। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज़ नोन एज सीड। ठीक है, हमने देखा निषेचन, दोहरा निषेचन जब होता है तो ओव्यूल लास्ट में मेच्योर होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में, और जो ओवेरी है वो बदल जाती है फ्रूट में। ठीक है, बाकी जितने फ्लावर के पार्ट्स हैं वो सब के सब जड़ जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, है ना। ये 2 ही बचते हैं। कुछ अपवाद अलग अलग है, उन पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सीड है क्या? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद है ये। ठीक है, अब बीजों के प्रकार, बीज पर एक और चर्चा करते हैं। हम लोग जब पादपों का वर्गीकरण देखते हैं, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो लास्ट 2 जो आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स को हम लोग बोलते हैं हिंदी में अनावृत बीजी। ठीक है, और आवृत बीजी हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स को। तो बीज इसका मतलब वास्तविक बीज इन 2 में ही है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स में बीज जो होते हैं फलों से ढके हुए होते हैं, जिम्नोस्पर्म में वो अनावृत होते हैं, नेकेड होते हैं, यानी फलों का उन पर आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब बीजों के प्रकार में चलते हैं। तो बीजों को हम लोग 2 आधार पर क्लासीफाई करते हैं। एक तो है कि उनमें बीज पत्रों की संख्या कितनी है, बीज पत्रों की संख्या कितनी है उस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलेडन्स, कोटिलेडन्स के बेस पर। ठीक है, कि उनमें बीज पत्रों की संख्या कितनी है। जिन ऐसे बीज जिनमें बीज पत्रों की संख्या सिर्फ एक है, एक ही बीज पत्र है, तो उसको बोल देंगे मोनोकोटिलेडन। और जिनमें बीज पत्रों की संख्या 2 है वो डाइकोटिलेडनस सीड हो गया या डाइकोटिलेडन हो गया। तो मोनोकोट या डाइकोट शॉर्ट में बोल देते हैं। यदि हम जैव विकास की दृष्टि से देखें, इवोल्यूशन की दृष्टि से देखें, तो मोनोकोट प्लांट जो है वो ज़्यादा एडवांस्ड है। प्लांट्स में सबसे एडवांस्ड एंजियोस्पर्म में सबसे एडवांस्ड मोनोकोट जो प्लांट्स होते हैं, एक बीजपत्री। अब एक बीजपत्री के उदाहरण तो जितने भी हम लोग अनाज से संबंधित फसलें, सीरियल्स जितने भी होते हैं, चाहे गेहूँ हो, बाजरा हो, ठीक है, गेहूँ, बाजरा, चावल, मक्का, जौ, ज्वार, ये सब के सब एक बीजपत्री है। केला एक बीजपत्री माता है। कई बार डिस्कस किया 11th क्लास में आपने 3 फैमिलीज़ पढ़ी, उसमें एक लिलिएसी था, लिलिएसी में एलोवेरा आता है, लिलिएसी में प्याज आता है, लहसुन आता है, ये सब एक बीजपत्रियों के उदाहरण हैं। देखना चाहें तो कोई बीज हम लोग देखें उसके 2 आराम से टुकड़े नहीं हो रहे हैं छिलका उतारने बाद में, तो वो एक बीजपत्री है। ठीक है, द्विबीजपत्री के बहुत सारा उदाहरण है। ऐसे कोई भी बीज जिसको भिगो देते हैं और या ताज़ा बीज है, सूखा हुआ नहीं है, तो उसका छिलका, बाहर वाले जो आवरण हैं, सीड कोट, आराम से उतर जाते हैं। आराम से नहीं उतर रहे हैं तो हम लोग भिगो कर फिर उतार देते हैं, और वो उसका सीड कोट उतरने के बाद में यदि वो अपने आप 2 भागों में बंटा हुआ दिखाई दे तो वो उसका मतलब वो द्विबीजपत्री है, 2 बीजपत्र उसमें, चाहे वो बादाम हो, काजू हो, चाहे वो दालें हों कितनी भी, मूंग, मोठ, अरहर, सोयाबीन, है ना,
ये सब के सब द्विबीजपत्रियों में, मूंगफली द्विबीजपत्री में है, आम द्विबीजपत्री में है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इनके एक बीजपत्रियों के और द्विबीजपत्रियों के हो गए, मोनोकोट्स और डाइकोट। दूसरा जो वर्गीकरण है वो महत्वपूर्ण है, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडुअल एंडोस्पर्म, अवशिष्ट भ्रूणपोष के आधार पर। एंडोस्पर्म हमने पिछले ही वीडियो में एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ा कि जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो जो ट्रिप्लॉइड सेल बनती है PEC, जिसका न्यूक्लियस है PEN, वो एंडोस्पर्म बनाता है, भ्रूण का भोजन बनाता है, एम्ब्रियो का पोषक पदार्थ उपलब्ध कराता है। वो एंडोस्पर्म बच गया या ख़त्म हो गया उसके बेस पर है। एंडोस्पर्म का उपयोग कौन करेगा? एम्ब्रियो करेगा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान यदि एम्ब्रियो ने संपूर्ण पूरे एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया, उपभोग कर लिया, ऐसे मान लो कि भ्रूण ने पूरा खाना जो था एंडोस्पर्म का उसको खा लिया, कुछ नहीं बचा है, तो ऐसे बीजों को हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, या ज़्यादा सही नाम है एक्स एल्बुमिनस सीड या नॉन एल्बुमिनस सीड। नॉन एल्बुमिनस सीड, इसके लिए एक नाम और है, एक्स एल्बुमिनस भी बोलते हैं। एक्स एल्बुमिनस भी बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक भी बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं अभ्रूणपोषी बीज, जिसमें भ्रूणपोष नहीं हो। भ्रूणपोष नहीं हो पहले तो था, जब भ्रूण का विकास हो रहा था, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा था, तो उस एम्ब्रियो ने उस भ्रूणपोष को यानी एंडोस्पर्म को पूरा खा लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। भ्रूणपोष बचा नहीं, जो मैच्योर जो सीड है उसमें क्या नहीं बचा? एंडोस्पर्म नहीं बचा। ऐसे बीजों को बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड। अधिकांश द्विबीजपत्री इस श्रेणी में आते हैं। अधिकांश द्विबीजपत्री डाइकोटिलेडनस जो सीड है या डाइकोट जो सीड है वो ज़्यादातर किस में आते हैं? नॉन एल्बुमिनस सीड के रूप में आते हैं। अब उनका भ्रूणपोष खत्म हो गया, तो अब उस भ्रूण से जब उस एम्ब्रियो से जब नया प्लांट जर्मिनेट होगा, नया पौधा जब उगेगा, तब उसको भोजन की आवश्यकता की पूर्ति, जब तक वह आत्मनिर्भर नहीं हो जाए, जब तक उसकी पत्तियां नहीं लगे, वो पत्तियां फोटोसिंथेसिस नहीं करने लग जाए, तब तक का पूरा खाना उसमें उसका किससे प्राप्त होता है? उसके दो जो मोटे बीज पत्र हैं जो कोटिलेडन्स है उनसे उसको प्रोवाइड होता है। तो एंडोस्पर्म ख़त्म हो गया, इसलिए उनके बीज पत्र मोटे हैं, है ना। फूले हुए चने में आप देखते हो, दालों में देखते हो, बादाम जैसे हमने चर्चा की थी, हम उनके बीज पत्र ही खा रहे हैं, है ना। तो वो मांसल जो उनके जो बीज पत्र है उनमें वो फूड स्टोरेज रहता है। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो ने पहले पूरा एंडोस्पर्म अपना यूटिलाइज कर लिया था, खा लिया था। ठीक है, अधिकांश द्विबीजपत्री से आते हैं। कुछ अपवाद है, कुछ एक बीजपत्री भी इसमें आ जाते हैं, जैसे वेलिसिनेरिया के सीड जो हैं होते हैं तो एक बीजपत्री है, लेकिन वो नॉन एल्बुमिनस श्रेणी में आते हैं, अभ्रूणपोषी बीज में आते हैं। दूसरा भ्रूणपोषी में क्या है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान पूरा भ्रूणपोष, पूरा एंडोस्पर्म एम्ब्रियो द्वारा नहीं खाया गया था। ठीक है, यानी कुछ खाना बच गया था, एंडोस्पर्म बच गया, भ्रूण जो बन रहा था उसने पूरे एंडोस्पर्म को उपयोग में नहीं लिया। तो जब भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान, एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान, जब एम्ब्रियो द्वारा पूरे संपूर्ण एंडोस्पर्म का उपभोग नहीं किया जाता है, तो ऐसे परिपक्व बीजों में एंडोस्पर्म बच जाता है।
एंडोस्पर्म बच जाता है, ऐसे बीजों बोलेंगे एल्बुमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड, या हिंदी में कहें भ्रूणपोषी बीज, भ्रूणपोषी बीज। तो जिनमें अवशिष्ट भ्रूणपोष है, जिनमें रेसिडुअल एंडोस्पर्म है, ऐसे सीड एल्बुमिनस, और जिनमें रेसिडुअल एंडोस्पर्म नहीं है वो नॉन एल्बुमिनस। अधिकांश एक बीजपत्रियों वाले जो बीज हैं वो इस भ्रूणपोषी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इनमें बीजपत्र तो होता है छोटा सा, हमने उन घासों में देखा था, वो भी एक जो बचा वो भी ढाल जैसा है, स्कूटेलम जिसको बोलते थे, तो उसमें फूड स्टोरेज की संभावना बहुत कम है, इसलिए उनमें एंडोस्पर्म बचाव रह गया। यानी एक तरीके से मैं अभी जैसे कह रहा था कि ये एक बीजपत्री जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड, ज़्यादा एडवांस्ड प्लांट्स है, तो ये एडवांस लक्षण ही हुआ कि नहीं तो पहले एंडोस्पर्म बनाओ द्विबीजपत्रियों में, वो एंडोस्पर्म कौन खा जाता है, एम्ब्रियो खा जाता है, फिर दोबारा फूड को स्टोरेज करो कोटिलेडन्स में, ताकि जब प्लांट जर्मिनेट होगा तो उसमें उस समय तक का जब भोजन कहाँ से मिलेगा, जब तक कि प्लांट जो है वो नया जो पौधा उगा है वो आत्मनिर्भर नहीं बन जाए तब तक। इसलिए क्या कर दिया कि पहले से ही खाना ज़्यादा बना दो, एंडोस्पर्म पहले से ज़्यादा बना दो तो भ्रूण भी उसको खा लेगा, और जब उससे जब पौधा जर्मिनेट होगा उसमें पत्तियां जब तक नहीं लगेगी तब तक का उसमें उपलब्ध हो जाएगा। इसमें अधिकांश एक बीजपत्री आते हैं, तो गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ये जितने भी नाम हमने इन एक बीजपत्रियों उदाहरण में देखे थे वो सब के सब इसमें हैं। अपवाद स्वरूप कुछ द्विबीजपत्री भी आते हैं, जैसे कैस्टर, अरंडी जिसको बोलते हैं, ठीक है, रिसिनस कम्युनिस, वो है तो यूफोर्बिएसी फैमिली का, और है वो द्विबीजपत्री, लेकिन उसमें भ्रूणपोषी प्रकार के बीज पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक डायग्राम से आपको दिखाते हैं। ये एक द्विबीजपत्री बीज है, सेम के बीज का, सेम फली आती है, दाल का एक प्रकार है। दो कोटिलेडन्स दिख रहे हैं अपने को, दोनों मांसल है ना, दो दिख रहे हैं, ये सीड कोट बाहर है, और ये कैसा है वैसे, ये है एक्स एल्बुमिनस या नॉन एल्बुमिनस। सीड ये मक्के का है, मक्के का ये देखो एंडोस्पर्म है इसमें, ये पूरा जो ऑरेंज कलर वाला पोर्शन दिख रहा है इतना पूरा, ये सब का सब एंडोस्पर्म है। तो एंडोस्पर्म बचा हुआ एंडोस्पर्म है इसमें, इसलिए ये हो गया एल्बुमिनस। एल्बुमिनस सीड, ठीक है, इसमें कहीं एंडोस्पर्म दिख नहीं रहा है। ये द्विबीजपत्री, ये एक बीजपत्री, ये द्विबीजपत्री के साथ में अभ्रूणपोषी, ये एक बीजपत्री साथ में भ्रूणपोषी बीज। ठीक है, अब ये जो बीज बना था, ये बीज बने थे किससे, बीज का निर्माण हुआ है ओव्यूल से, बीजांड से। तो बीजांड के कौन कौन से पार्ट, यानी ओव्यूल के कौन कौन जो पार्ट्स थे वो सीड में किस रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम लोग एक टेबल की सहायता से देखते हैं। यहाँ पे ओव्यूल के कौन कौन से पार्ट थे, ओव्यूल का डायग्राम आपको याद होगा ही, एक बार देख लेते हैं इसे। ये ऐसे देखा था हमने ओव्यूल। ठीक है,
तो ओव्यूल का फनिकल, ये फनिकल, हाइलम वो जॉइंट, ये हाइलम, और माइक्रोपाइल ये छेद, है ना। ये तीनों अनचेंज रहते हैं, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। हालांकि थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, थोड़े बीज जब सूख जाता है उसके बाद में ये मैच्योर हो जाते हैं। फिर हमने 2 इंटेगुमेंट देखे थे, ये बाहर वाला इंटेगुमेंट, ये अंदर वाला इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट जो है वो सीड कोट में कन्वर्ट हो गए। बाहर वाला जो इंटेगुमेंट है वो आउटर सीड कोट बना, आउटर सीड कोट का नाम होता है टेस्टा, और अंदर वाले सीड कोट का नाम हो गया टेगमेन। तो ये जो सीड कोट बने वो किससे बने? ओव्यूल के इंटेगुमेंट से, ठीक है। फिर ये जो पोर्शन था ये न्यूसेलस था, न्यूसेलस वाला पोर्शन। ये न्यूसेलस वाला पोर्शन अधिकांश बीजों में ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, गायब हो जाता है, बचता नहीं है। अपवाद स्वरूप काली मिर्च और चुकंदर, ब्लैक पेपर और चुकंदर को अंग्रेजी में बोलते हैं बीट, BEET, बीट, चुकंदर और काली मिर्च में ये बचा खुचा रह जाता है अवशिष्ट रूप में, रेसिडुअल फॉर्म में। तो ऐसे बीज जिनमें अवशिष्ट न्यूसेलस पाया जाता है उसका नाम हो जाता है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म रेसिडुअल या रूमिनेंट न्यूसेलस है जो कुछ बीजों में मिलता है। इसके 2 प्रसिद्ध उदाहरण हैं, काली मिर्च और चुकंदर। याद रखना है पेरिस्पर्म क्या है? अवशिष्ट बीजांड का है, अवशिष्ट न्यूसेलस। अवशिष्ट मतलब बचा हुआ, रूमिनेंट फॉर्म में, रेसिडुअल फॉर्म में, ठीक है, उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। हिंदी में बोलते हैं परिभ्रूणपोष, हिंदी में इसका नाम है परिभ्रूणपोष, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भ्रूणपोष बनेगा, भ्रूणपोष के चारों ओर, इसलिए परिभ्रूणपोष। फिर इस एम्ब्रियो सैक में चलते हैं। एम्ब्रियो सैक में क्लेजल पॉइंट की तरफ ये 3 एंटीपोडल्स थे, है ना। ये तीनों एंटीपोडल नष्ट हो जाते हैं, गायब, ठीक है। 2 सिनर्जिड्स थी, एक अपैरेटस की, वो दोनों गायब। ये एक सेल बची, ये एक सेल कन्वर्ट हो गई जाइगोट में, और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बना। तो ये एक सेल से जाइगोट, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो, और बाकी जो भाग था जिसमें ये 2 पोलर न्यूक्लियाई दिख रहे अपने को, ये जो सेंट्रल सेल में थे इनमें 2 पोलर न्यूक्लियाई थे N+N। उससे पहले बनते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और वो लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंडोस्पर्म बना देता है, ठीक है। तो ये पूरा हमने जितने भी इस एंडोस्पर्म के भाग, इस ओव्यूल के पार्ट्स होते हैं, वो किस प्रकार कन्वर्ट होते हैं, किस प्रकार मैच्योर हो जाते हैं सीड में, उसको हमने इस टेबल की सहायता से दिखाया आपको, ठीक है। अब एक चित्र की सहायता से और एक बार वो एपिकोटिल हाइपोकोटिल का कॉन्सेप्ट कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया था, तो वो आपको बताता हूँ मैं ये डायग्राम के द्वारा। ये देखो 2 डायग्राम इसमें, इस लाइन के ऊपर जो डायग्राम है वो एक बीजपत्री बीज, मक्के का बीज दिख रहा है। इसमें एंडोस्पर्म है, इसमें अकेला स्कूटेलम कोटिलेडन है, ये कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा नाम जो आए थे वो सिर्फ एक बीजपत्री भ्रूणों से संबंधित है। तो ये दिख रहा है कि इसमें बीजांकुरण जब हो रहा है, बीज अंकुरित हो रहा है, जर्मिनेट, तो पहले ये रेडिकल निकला है ना। और रेडिकल किसका लास्ट टिप होता है? हाइपोकोटिल का। मैंने कहा था बीज पत्र जहाँ से जुड़ता है उसके नीचे वाला भाग हाइपोकोटिल, और हाइपोकोटिल का लास्ट किनारा रेडिकल, जिससे क्या बनेगा? जड़ें बनेगी। इस रेडिकल से क्या बन रहा है? रूट। और ऊपर सूट निकल रहा है, तो सूट किसका अंतिम सिरा होता है? एपिकोटिल का, है ना। एपिकोटिल का अंतिम सिरा होता है प्ल्यूम्यूल, प्रांकुर, और प्रांकुर के ऊपर आवरण रहता है, उसका नाम होता है कोलियोप्टाइल, ठीक है।
दूसरा ये द्विबीजपत्री बीज को दिखा रहे हैं हम लोग। 2 बीजपत्र दिख रहे हैं, इनके बीच में हाइपोकोटिल एपिकोटिल दिखा है। ये सबसे पहले इसका रेडिकल निकला है। हम लोग चने को, मोठ को, मूंग को, इनको अंकुरित करके खाते हैं, है ना। तो अंकुरित करते हैं, जो सबसे जो संरचना निकलती है बाल जैसी बाहर, वो इस रेडिकल की निकलती है, ठीक है। फिर ये रेडिकल से रूट बन रहा है, और जहाँ से बीजपत्र जुड़ा है, ये देखो बीजपत्र यहाँ से जुड़े हुए हैं, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। इसके ऊपर वाला पोर्शन एपिकोटिल, इसके नीचे वाला पोर्शन हाइपोकोटिल, ठीक है, हाइपोकोटिल। तो ये हाइपोकोटिल से ये बन गया नीचे रूट और ऊपर बन गया सूट। अब इन दोनों प्रकार के जर्मिनेशन में एक थोड़ा सा अंतर हो रहा है। इस जर्मिनेशन में, द्विबीजपत्री वाले जर्मिनेशन में हम देख रहे हैं कि जब सीड जर्मिनेट होता है तो कोटिलेडन बाहर आ गए, बीजपत्र बाहर आ गया, या बीज बाहर निकल गया, ऐसे मान लो, है ना। तो ऐसा जर्मिनेशन जिसमें कोटिलेडन्स ज़मीन के बाहर आ जाते हैं, या सीड स्वयं उसके पार्ट्स ज़मीन के बाहर आ जाते हैं, उसको बोलते हैं एपीजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन, एपीजियल। और यदि बीज अंदर ही बना रहता है, बाहर नहीं निकलता है, उसका बीज पत्र वगैरह सब अंदर ही रह गए, है ना। इसमें देखो ये बीज वाला भाग बाहर आ गया, तो ये एपीजियल, ये हाइपोजियल। ये एपीजियल जर्मिनेशन, एपीजियल जर्मिनेशन, और ये हाइपोजियल जर्मिनेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब फलों पर चलते हैं। फल पर चलने से पहले एक टॉपिक और है छोटा सा, जिसको अपने पुरानी जो किताबें चल रही थी राजस्थान बोर्ड में, उसमें थोड़ा विस्तार से था, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में है। डोरमेंसी, डोरमेंसी बीज जब बन गया, तैयार हुआ है किसी भी फसल में, आप लोग देखते हैं कि हम लोग खेतों से जो भी फसल लाते हैं बीज के रूप में लाते हैं, चाहे गेहूं को लाओ, सरसों के बीज लाओ, मूंग के, मोठ के, बाजरे के, इन्हीं की खेती करते हैं। और सबका जो उत्पाद हम लोग घरों में लेके आते हैं या बाज़ार में बेचते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, बीज रूपों में। उन बीजों को यदि हम लोग खेत से जैसे ही वो प्राप्त होते हैं तुरंत अंकुरित करना चाहें तो वो अंकुरित नहीं होते हैं। क्यों बीज जब बन जाते हैं, नए जब बने हैं, तो उनको कुछ समय तक वो अंकुरण योग्य नहीं रहते हैं, अंकुरण योग्य नहीं रहते हैं। उसके अंदर जो एम्ब्रियो है उसको मैच्योर होने में कुछ टाइम लगता है, तब तक वो एक प्रकार की निलंबन अवस्था में चले जाते हैं, सस्पेंडेड लाइफ की तरफ हो गया वो, एक बार अंकुरित नहीं होगा। चाहे उसको तुरंत ही पानी दे दो और अंकुरित, वो अनुकूल मौसम दे दो, अंकुरित नहीं होते हैं। कुछ एक अपवाद जिनमें डोरमेंसी नहीं मिलती, उनमें एक मटर है जिनमें डोरमेंसी नहीं होती, मटर के बीज तुरंत उग जाएंगे। एक आप लोग 11वीं क्लास में मैनग्रोव पढ़े थे जिसमें राइजोफोरा, उनमें डोरमेंसी नहीं होती, उनमें तो बीज ऊपर ही मातृपादप मदर प्लांट के ऊपर ही जर्मिनेट होकर फिर नीचे गिरते हैं, है ना। वो एक प्रकार से पादपों में विविपेरस का एग्जाम्पल भी मान सकते हैं, विविपेरिटीन प्लांट्स। जरायुजता, पादपों में जरायुजता का भी उदाहरण हम लोग उनको राइजोफोरा को मान सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो अधिकांश बीज ऐसे हैं जो कुछ समय तक अंकुरण योग्य नहीं रहते हैं। ये जो अवधि उनकी, उसको बोलते हैं डोरमेंसी। इस दौरान उनको अनुकूलन मौसम वगैरह मिल जाए तो भी वो अंकुरित नहीं होते हैं। प्रसुप्त अवस्था, इसमें एक प्रकार से वो सस्पेंडेड लाइफ की तरफ रहते हैं, ठीक है। अब वो प्रसुप्त अवस्था खत्म होने के बाद वो अंकुरण योग्य हो जाते हैं, फिर वो उगने लायक हो जाते हैं। लेकिन वो उगने लायक भी कुछ निश्चित टाइम तक रहेंगे। कुछ बीज ऐसे हैं जो प्रसुप्ति भंग होने के बाद में, डोरमेंसी पीरियड समाप्त होने के बाद में 1 साल तक अंकुरण योग्य रहते हैं, कुछ 6 महीने तक रहते हैं, कुछ 20 साल तक रहते हैं, कुछ कितने साल तक, सबकी अलग अलग है, सभी जाति विशिष्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है बहुत पुराना बीज है, कोई पुराने टाइम के मिल गया, कोई 20 साल 30 साल 40 साल, उनको उगा के देखें, कोई ज़रूरी नहीं उगेंगे। वो अपने डोरमेंसी पीरियड तो समाप्त कर चुके थे, लेकिन अब उनकी जर्मिनेशन लाइफ जो है वो भी ख़त्म हो गई, इसलिए वो नहीं हो पाए, ठीक है। तो डोरमेंसी प्रसुप्त अवस्था है। कुछ एक एनसीईआरटी में एक उदाहरण है, ल्यूपाइनस नाम के प्लांट का, जो कि कहते हैं कि
काफ़ी पुराने उसके बीज मिले हैं, 2000 साल पुराने मिले हैं आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश में, जहाँ बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं। ऐसे ही एक डेड सी में एक किसी राजा के महल के अंदर खजूर के 10,000 साल पुराने अंकुरण योग्य बीज मिले हैं। यानी उनको उगा के देखा तो वो उग गए। ठीक है, तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए NCERT की बुक में आपके। अब चलते हैं फल पर, फ्रूट। तो हमने देखा कि जब निषेचन होता है तो उसके बाद में फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। स्टामेन ये डिजनरेट हो जाता है, पेटल्स ये झड़ जाते हैं, सेपल्स ये झड़ जाते हैं, स्टिग्मा स्टाइल झड़ जाती है, ये सब गए, ये भी गया, ये भी झड़ गया। सिर्फ इतना पोर्शन बचता है, सिर्फ ये पोर्शन बचता है। इसके अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल बदल गया सीड में और ये ओवेरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, ओवेरी बन जाता है फ्रूट में। ठीक है, तो जैसे हम ओव्यूल को फर्टिलाइज्ड, ए सीड को हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बोल रहे थे, वैसे ही हम फ्रूट को फर्टिलाइज्ड ओवेरी बोल सकते हैं, ओवेरी बोल सकते हैं। ओवेरी की वाल फ्रूट वाल बन जाएगी। फ्रूट वाल के लिए नाम आता है पेरिकार्प, पेरिकार्प। ठीक है, बाकी सब झड़ जाते हैं, कुछ अपवाद है। हमने पहला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें था सेपल्स नहीं झड़ते हैं सोलेनेसी फैमिली में, टमाटर व बैंगन व इनमें, है ना। आपने अनार देखा होगा, अनार के ऊपर आप देखेंगे तो बहुत सारे पुंकेसर मिलेंगे, पुंकेसर उसमें नहीं झड़ते हैं। ठीक है, अनार का जो पेरियंथ है, परिदल है, वो भी नहीं झड़ता है। तो ऐसे कईयों में अपवाद स्वरूप कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो आगे इसको मिटाकर हम लोग देखते हैं कि फ्रूट्स, तो फ्रूट बना में बेसिकली किससे, ओवेरी से, इस ओवेरी से बना है ना। अब इस बेसिस पर दो टाइप के फ्रूट होते हैं कि उनका डेवलपमेंट किससे हुआ है, होना चाहिए केवल किससे, ओवेरी से। ऐसे फ्रूट जो कंप्लीटली किससे डेवलप हुए हैं, ओवेरी से, तो उसको बोलते हैं हम ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट ऐसे फ्रूट को बोलेंगे जो कंप्लीटली पूर्ण रूप से किससे विकसित हुए हैं, केवल और केवल ओवेरी से। ओवेरी के अलावा उस फ्लावर के किसी भी अन्य पार्ट का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, 100% किससे बना है, ये ओवेरी से बना है, तो वो होता है ट्रू फ्रूट। ऐसा फ्रूट जिसका डेवलपमेंट में ओवेरी के अलावा फ्लावर के दूसरे पार्ट भी भाग लेते हैं। ओवेरी तो ले गई, ओवेरी के अलावा दूसरे पार्ट भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उनका भी योगदान है। ऐसे फ्रूट्स को बोलेंगे फॉल्स फ्रूट या सूडोकार्प। और इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल एप्पल है। ठीक है, ये था वास्तविक फल। ये एप्पल का वो भाग है जो कि किससे बना है, ओवेरी से बना है। ये ओवेरी वाले पार्ट से बना है, और बाहर वाला जिसको हम लोग खाते हैं वो बनता है थैलेमस से, पुष्पासन से बनता है, थैलेमस से बनता है वो। और हम लोग प्राय जब एप्पल को काटते हैं, 4 टुकड़े प्राय करते हैं उसके, तो फिर एक गड्ढा करके ऐसे फेंक देते हैं जिस पार्ट को, वो ओवेरी वाला पोर्शन हम लोग, जो ट्रू फ्रूट वाला जो पोर्शन था उसको हम लोग फेंक देते हैं, और जो हम लोग खाते हैं वो उसका पुष्पासन खाते हैं, थैलेमस खाते हैं। ठीक है, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, NCERT से 2 फॉल्स फ्रूट के डायग्राम आपको दिखाते हैं, फॉल्स फ्रूट्स ऑफ एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। तो 2 एग्जाम्पल हो गए, एप्पल और स्ट्रॉबेरी। ये वाला जो पोर्शन है, ये डॉटेड लाइन के अंदर वाला, इसको हम लोग काट के फेंक देते हैं। ये ओवेरी से बना है, ये ओवेरी से बना था, ये अंदर वाला, इसको हम लोग काट देते हैं।
इधर देखें तो इस बाहर बाहर वाले भाग को हम लोग काट देते हैं, नहीं खाते हैं, और बाहर वाले भाग को हम लोग खाते हैं। वो किससे बना है? थैलेमस से बना है, पुष्पासन से बना है। ठीक है, ये स्ट्रॉबेरी जो एप्पल है, आपने 11th NCERT में तो सिर्फ एक ड्रूप फ्रूट ही पढ़ा है, 2 और आगे। ये एप्पल का जो फ्रूट का टाइप है वो है पोम, और स्ट्रॉबेरी का फ्रूट का टाइप है एकीन। एकीन और पोम दोनों ही फॉल्स फ्रूट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फॉल्स फ्रूट किस लिए? क्योंकि इसके डेवलपमेंट में ओवेरी के अलावा थैलेमस का भी योगदान है, उसका भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, यानी फ्लावर के किसी अदर पार्ट के भी यदि कंट्रीब्यूशन हो तो उसको फॉल्स फ्रूट या सूडोकार्प कहते हैं। अब एक शब्द और आता है पार्थेनोकार्पी। हिंदी में बोलते हैं अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया। बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया। ठीक है, यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें फ्रूट तो बन गए लेकिन निषेचन नहीं हुआ, बिना निषेचन के फ्रूट बनना, उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, अनिषेक फलन। और ऐसे फ्रूट्स को हम लोग बोलते हैं अनिषेक फल। न हट जाएगा और इसमें ये वाई हट जाएगा, पार्थेनोकार्प। ठीक है, प्रोसेस का नाम पार्थेनोकार्पी, अनिषेक फलन, और जो फ्रूट बनेगा उसको अनिषेक फल या पार्थेनोकार्प बोलते हैं। ऐसे फ्रूट्स बीज रहित होते हैं, सीडलेस होते हैं, सीडलेस होते हैं। और इनको प्राय जो बागवानी करते हैं, जो फलों के लिए खेती करते हैं, बगीचे लगाते हैं, तो वो प्राय क्या करते हैं? ऐसे फ्रूट्स तैयार करते हैं। इनमें हार्मोन्स जो है, फाइटो हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स, आपने 11th में पढ़ा है। जिबेरेलिन भी ये काम करता है, ऑक्सिन्स भी ये काम करते हैं। ज़्यादा प्रभावशाली जिबेरेलिन है। तो जिबेरेलिन उन फूल के ऊपर छिड़क देते हैं तो उसकी ओवेरी विदाउट फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में। अंदर जो ओव्यूल थे उनका फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, इसलिए ओव्यूल अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जो फ्रूट बनेगा उसके अंदर बीज नहीं होंगे। इसका प्रसिद्ध उदाहरण पपीते में हम लोग देखते हैं, पपाया में। तो पपीते में बाज़ार से हम लोग लाते हैं तो कई बार तो बीज ही बीज होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे। और कई बार पपीता जब हम लोग काटते हैं उसको देखते हैं अंदर एक भी बीज नहीं निकलता है ना, बीज रहित हो गए वो। तो बीज रहित वाले जो हैं वो पार्थेनोकार्पी थे, और जो बीज वाले मिले वो ऐसा प्राय जो बागवानी करने वाले लोग हैं वो प्राय जो डायोसियस प्लांट है, ठीक है, उनमें ऐसा करते हैं। बाईसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल जो प्लांट्स है जिनको डायोसियस कहते हैं हम लोग, उनमें ऐसा करते हैं क्योंकि प्लांट ही अलग अलग हो गया। अब जो पपीते की खेती करते हैं उनको 2 प्रकार के पेड़ लगाने होंगे, नर पपीते का पेड़ और मादा पपीते का पेड़। नर पपीते के पेड़ का काम सिर्फ पोलिनेशन का है, उसमें फ्रूट लगेंगे नहीं। तो वो 10-5 जितने भी लगाने हो, अनावश्यक लगाने होंगे, उससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। इससे अच्छा है सिर्फ क्या लगा देते हैं, पपीते के पेड़ की ही बागवानी करते हैं, और जब उनमें फूल लगते हैं तो उनके ऊपर एक निश्चित टाइम पर वो उनको अनुभव हो जाता है कि कब उनको हार्मोन का उपयोग करना है, जिबेरेलिन या ऑक्सिन का उपयोग करते हैं, जिससे वो फ्लावर सीधे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीडलेस होते हैं वो। ठीक है, अब अंतिम 2 टॉपिक एक साथ में, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस को हिंदी में बोलते हैं असंग जनन, असंग जनन। और पॉलीएम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता, प्रत्येक बीज में एक ही भ्रूण होता है, लेकिन यदि किसी बीज में एक से ज़्यादा भ्रूण हैं तो उसको बोलते हैं बहुभ्रूणता। लेकिन उनमें क्रियाशील भ्रूण एक ही होता है। बहुभ्रूणता की खोज ल्यूवेनॉक
एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सिट्रस प्लांट्स में की थी, यानी संतरे में, नींबू में, इनमें की थी। ठीक है, इनमें बहुभ्रूणता प्रसिद्ध उदाहरण है नींबू, संतरा, मौसमी वगैरह। और ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। उसमें ल्यूवेनहॉक कौन? वही ल्यूवेनहॉक जिसने जीवित कोशिका की खोज की थी, वही ल्यूवेनहॉक जिसने माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन किया था। ठीक है, वही ल्यूवेनहॉक जिसने जीवित कोशिका की खोज हम लोग कहते हैं रॉबर्ट हुक, लेकिन रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी कॉर्क में। और जो जीवित कोशिका है, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, उसी ने पॉली एम्ब्रियोनी देखा था। ठीक है, बहुभ्रूणता का है तो इतने पर्याप्त है। अभी असंजनन क्या हुआ? असंजनन ये हो गया कि वैज्ञानिकों ने देखा कि बहुत सारे कुछ पादप ऐसे विकसित हो गए हैं, बन गए हैं, जिनमें निषेचन के बिना बीज बन जाते हैं। अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा था, बिना निषेचन के फल बनना, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनना, उन फ्रूट के अंदर सीड ही नहीं था, है ना। वो तो था पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस, बिना निषेचन के बीज बनना। असंजनन, बिना निषेचन के बीज बनना। बीज बनेंगे तो उनके अंदर एम्ब्रियो होगा और ऐसे बीज जर्मिनेट होंगे, लेकिन वो निषेचन के बिना ही बन गए। ठीक है, अब ये जो असंजनन है, एपोमिक्सिस है, इसके लिए एक शब्द कहते हैं कि यह वैसे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। क्यों हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्योंकि इसमें गैमीट फ्यूजन ही नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। लेकिन ये लैंगिक जनन की मिमिक्री करता है, नकल करता है। कैसे? कि लैंगिक जनन का फाइनल प्रोडक्ट कौन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट कौन है? सीड। ये सीड बनाता है। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के भी क्या बना दिया? सीड बना दिया। अब सीड कौन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। इसलिए एनसीईआरटी में एक ये है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये नकल करता है, मिमिक्री करता है। मिमिक्री करना, नकल करना। आप लोग देखते हैं कई मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, नकल करते हैं दूसरे सेलिब्रिटीज़ की, उनकी आवाज़ में बोलते हैं, है ना। वैसे तो नकल करता है किसकी? लैंगिक जनन की। इसमें बहुत महत्वपूर्ण छोटी छोटी बातें, इसलिए मैं इसका वर्णन लाइन टू लाइन हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक को। अभी इसमें 2 पैराग्राफ है, इसके लास्ट 2 पैराग्राफ इस चैप्टर के, वो इस एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी संबंधित है, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। नीट की प्रिपरेशन के लिए आप एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तभी मैं डायग्राम्स दूसरे भी वीडियो में लेके आता हूँ, लेकिन एनसीईआरटी वाले डायग्राम्स भी आपको वीडियो में शेयर करता हूँ मैं, क्योंकि बुक से बाहर कुछ नहीं आना है। यही डायग्राम्स आते हैं, इनको लेबल करने वाले कई क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। लाइन टू लाइन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हिंदी एडिशन में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं बायोलॉजी की, इसलिए इंग्लिश एडिशन साथ में पढ़ी। जो हिंदी मीडियम वाले भी है वो दोनों बुक रखें, हिंदी वाली भी इंग्लिश वाली भी। एक प्रकार से उसको डिक्शनरी की तरह आप देखें, हिंदी में पढ़ें फिर उसी को इंग्लिश में पढ़ें, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं। इंग्लिश आगे जितनी पढ़ाई है, डॉक्टर बन जाओगे आगे, पूरी पढ़ाई अंग्रेजी में होनी है, इसलिए अभी से तैयारी करो। इंग्लिश एडिशन में त्रुटियां नहीं हैं। इंग्लिश एडिशन का हिंदी में अनुवाद कुछ लोगों ने किया, थोड़ी बहुत अनुवाद में त्रुटि रह गई होगी, और फिर उसकी प्रूफ रीडिंग में रही है, मुख्य रूप से प्रूफ रीडिंग नहीं हुई होगी, इसलिए उसमें त्रुटियां हैं। ठीक है, एक त्रुटि अभी हम लोग आपको शेयर करेंगे। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, ऑल्दो सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि प्राय बीज जो होते हैं वो उत्पाद होते हैं निषेचन का उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कुछ एंजियोस्पर्मी प्लांट्स, सच ए सम स्पीसीज ऑफ एस्ट्रेसी, ये देखो एस्ट्रेसी, इसको आप हिंदी वाली किताब में देखना, ये है एस्ट्रेसी।
एस्ट्रेसी एक फैमिली है, कुल है। जैसे सोलेनेसी, लिलिएसी, फेबेसी, वैसे एस्ट्रेसी। इस एस्ट्रेसी को में आता है सनफ्लावर, मेरीगोल्ड, गेंदा वगैरह ये आते हैं। सनफ्लावर फैमिली भी बोल सकते हैं इसको, एस्ट्रेसी। इसका हिंदी वाली किताब में देखना एस्ट्रेसिया ऐसे छपा हुआ, एस्ट्रेसिया, एस्ट्रेसिया। ये जो इंग्लिश में स्पेलिंग अजीब सी होती है, ये SACEAE, एस्ट्रेसी है ना, सी के लिए लास्ट में CEAE है। और जितने भी फैमिलीज़ हैं उन सब के नाम के अंत में AC है, AC। और उस AC की स्पेलिंग है ACEAE, जितने भी है। और जैसे ग्रासेज आते हैं वो पोएसी में आते हैं, तो ये पोएसी बन गया, पोएसी हो गया। सोलेनेसी, तो इस पो की जगह सोलेनो हो गया। सोलेन हो गया, सोलेनेसी, है ना, ऐसे। तो इस एस्ट्रेसी में कौन आते हैं? फ्लावर, ग्रासेस। ग्रासेस में गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा वगैरह जो पोएसी फैमिली के हैं, उनमें हैव इवॉल्व्ड अ स्पेशल मैकेनिज्म, एक विशिष्ट तकनीक विकसित हुई है टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। और इसी को क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। ठीक है, तो एपोमिक्सिस किसको कहेंगे? कि बीज बनाना बिना निषेचन के, प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। ठीक है, जबकि बीज बनना किसे चाहिए? फर्टिलाइजेशन से। अब बीज बनेगा बिना फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन अनिवार्य प्रोसेस है किसकी? किसकी अनिवार्य प्रोसेस है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और फर्टिलाइजेशन नहीं हो यानी गैमीट फ्यूजन नहीं हो तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, है ना। व्हाट इज़ फूड प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड? ये अभी हमने देखा था, पार्थेनोकार्पी हमने देखा था, है ना। 10 एपोमिक्सिस, ये लाइन इंपॉर्टेंट देखो। 10 एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार एपोमिक्सिस एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो लैंगिक जनन की नकल करता है। अब इस मिमिक्स के लिए हिंदी एडिशन में नाम दिया है अनुहारक है। किस प्रकार? असंग जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो लैंगिक जनन का अनुहारक है, ऐसा हिंदी में लिख दिया। उस मिमिक्स का है, नकल करना। ठीक है। देर आर सेवरल वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स के ये इस प्रकार के बीज बनने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ उदाहरण बताए गए हैं। कुछ तरीके, इन सम स्पीसीज द डिप्लॉयड एग सेल फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन, यानी जो अंड कोशिका होती है बीजांड के अंदर, ओव्यूल के अंदर जो एक सेल है वो 2n होती है, यानी उसका जब डेवलपमेंट हुआ तो अपने आप 2n बनी, वो किसी कारण से उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ और वो सीधे ही बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है। मोर ऑफन एज इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो, आम और संतरे में, संतरे नींबू वगैरह में वेराइटीज़, सम ऑफ द न्यू सेलर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक, जो उस एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट के बाहर थे, स्टार्ट डिवाइडिंग, वो विभाजन करना प्रारंभ कर देते हैं। प्रोट्यूड मतलब धस जाते हैं, घुस जाते हैं, उभर जाते हैं किसके अंदर? इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियोज, और वो भ्रूण बना देते हैं। ठीक है। इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन्स मैनी एम्ब्रियोज, तो ऐसे प्रजातियों में प्रत्येक बीजांड में अनेक भ्रूण होते हैं और एक से ज़्यादा भ्रूण होने की स्थिति के लिए क्या बोलते हैं? पॉलीएम्ब्रियोनी। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रेफर्ड टू एज पॉलीएम्ब्रियोनी। अब ये कुछ कह रहा है कि अपने क्रियात्मक के लिए कि कुछ संतरे के बीज निकालो और उनको मसल दो, और फिर उसको एक माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो उसमें क्या दिखेंगे? कई सारे भ्रूण दिखेंगे। ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज इन ईच सीड, व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमिटिक एम्ब्रियोज।
कि एपोमिटिक एम्ब्रियोस की आनुवांशिकता कैसे होगी। तो इसमें फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, दूसरा मेल गेमिट आया नहीं, मेल गेमिट आया नहीं तो दूसरे प्लांट के जेनेटिक कैरेक्टर्स आए नहीं, क्रोमोसोम्स आए नहीं, उसी एक के प्लांट के रह गए, उसी प्लांट के रह गए, इसलिए ये भी क्लोन्स इनको कह सकते हैं। ठीक है, अब उसके इसकी क्या उपयोगिता है एपोमिक्सिस की, इसकी क्या उपयोगिता है। वैज्ञानिक ये चाह रहे हैं कि ये एपोमिक्सिस जिनमें नेचुरली हो रहा है, अभी हमने एस्ट्रेसी फैमिली और कुछ ग्रासेस में देखा, तो ये इनमें किस प्रकार अपने आप हो रहा है और उस चीज़ को डेवलप कर दें अदर प्लांट्स में, विशेषकर ऐसे पादप जिनकी खेती में काम में लेते हैं और जिनमें खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए संकर बीजों का उपयोग करते हैं। संकर बाजरा, साठी मोट, ये सब हमारे आसपास प्रचलित हैं। हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड सीड बनाना बहुत महंगा है। क्यों? क्योंकि हमने पिछले 1-2 वीडियोज़ में देखा था, एक एक फूल का इमेस्कुलेशन करना होगा, बैगिंग करना होगा, फिर जिस मेल प्लांट जिसको माना है उसके पोलन ग्रेन्स कलेक्ट करने होंगे, बैग को हटाना होगा, पोलन ग्रेन्स छिड़कने होंगे, वापस थैली लगाना होगा। तो बहुत ही श्रम साध्य और जो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, टेक्निकली एक्सपर्ट है, वही लोग कर सकते हैं ऐसा काम। और फिर हम लोग देखते हैं कहोगे तो फूल बहुत छोटे छोटे, बाजरे का एक सिट्टा है उसमें कितने सारे बीज होते, कितने सारे फूल लगते हैं, सभी छोटे छोटे फूलों पर इमेस्कुलेशन करना होगा, फिर सब पर छोटी छोटी पॉलीथीन लगाना तो मुश्किल है बैगिंग, इसलिए पूरे उस सीटे पर लगाई जाएगी, थैली लगाई जाएगी, है ना। दूसरा जिसको मेल प्लांट मिला है ऐसे, अब वो तो एक एक प्लांट के बीच में गया तो थोड़े से बीज हुए। अब खेती के लिए कितने सारे किसान संकर बाजरे को बोते होंगे, तो कितने सारे बीज चाहिए, कितने सारे बीज चाहिए, तो कितना ज़्यादा उन प्लांट ब्रीडर्स को कितने ज़्यादा बीज तैयार करने होते होंगे। फिर खेत में वो बीज उगते हैं। संकर बीज क्यों बनाए, हाइब्रिड बीज क्यों बनाए, ताकि उनमें 2 स्पेसिफिक जो प्लांट्स है उन्हीं के कैरेक्टर्स आए, किसी दूसरे के लक्षण नहीं आ जाए। लेकिन खेत में जब उगाएंगे तो खेतों में पड़ोसी के खेत, दूर के खेत, हवा से पोलिनेशन होगा तो अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन्स भी आएंगे और उनकी जो संतति होगी, जो बीज उत्पन्न होंगे, उनमें दूसरे के लक्षण भी आ जाएंगे। जबकि संकर बीज का उद्देश्य क्या था, फिक्स कैरेक्टर्स जो जिन 2 प्लांट के लक्षण हमने मिक्स किए हैं उन्हीं के आने चाहिए थे, है ना। तो ओपन पोलिनेशन के कारण से उनमें नए लक्षण आ जाते हैं, दूसरे के लक्षण आ जाते हैं, तो संकर बीज बनाने का उद्देश्य ही खत्म हो गया। तो हर साल किसान को नए बीज खरीदने पड़ते हैं, तो हर साल जो प्लांट ब्रीडर्स है उनको हर साल वही इमेस्कुलेशन करना, बैगिंग करना, बहुत मेहनत से पोलन ग्रेन कलेक्ट करना, और ये छोटी छोटी बहुत ही श्रम साध्य मेहनत वाला काम करना होगा। इसलिए हाइब्रिड बीज महंगे होते हैं। किसानों को हर साल यदि वही लक्षण उत्पन्न करने हैं तो हर साल नए बीज खरीदने होंगे। अब यदि उन हाइब्रिड बीजों को एपोमिक्सिस वाली टेक्निक से डेवलप करते हैं, उनमें एपोमिक्टिक बना दें, उसको एपोमिक्टिक बना दें उनको, तो क्या होगा, एक बार बनाना होगा हाइब्रिड बीज संकरण के द्वारा। हाइब्रिड सीड्स का प्रोडक्शन एक बार करना होगा। अब उनमें बिना पोलिनेशन के, बिना मेल गेमिट आए, बिना फर्टिलाइजेशन हुए सीधे ही किस में डेवलप हो जाएंगे, वो सीड में डेवलप हो जाएंगे। एपोमिक्सिस का मतलब ये है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो उसमें फूल तो लगेंगे, परागकण आए चाहे नहीं आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बिना उस पोलन ट्यूब में मेल गेमिट आए, मेल गेमिट एक सेल को फर्टिलाइज ही नहीं करेगा, डायरेक्ट ही उसमें जो एक सेल है सीधा ही किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एम्ब्रियो में, है ना। तब उनमें दूसरे के लक्षण आने की संभावना ख़त्म हो गई, चांसेस ख़त्म। तो ये प्रयास कर रहे हैं, इसको हम समझते हैं। देखो,
hybrid varieties of several of our food and vegetables crops are being extensively cultivated. बहुत गहनता से इनकी खेती की जाती है. Cultivation of hybrids has tremendously increased productivity. और इन संकर बीजों के उपयोग के कारण से उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है. ठीक है. वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ हाइब्रिड्स कि ये जो संकर बीज होते हैं इनका एक समस्या क्या है, इज़ दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर. हर साल नए बनाने होंगे. क्यों बनाने होंगे इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूँ. इफ़ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड्स आर सोन, कि यदि बीजों जो संकर बीजों को बोया जाए खेतों में, द प्लांट्स इन द प्रोजिनी विल सिग्रेट, कि जो संतति के रूप में जो पादप उत्पन्न होंगे उनकी संतति, उन बीजों की जो बाद में संतति होगी, एक बार तो वो लक्षण आएगी उस बीज से. ठीक है. संकर बाजरे का बीज बोया, संकर बाजरा उगा. अब उस संकर बाजरे में जो बीज होंगे उस पौधे में, उनको जब अगली साल उगाएंगे तो उनमें दूसरे पौधों के लक्षण आएंगे. ठीक है. ये लिखा है विसंयोजन होगा. एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर्स, और वो संकर लक्षणों को मेंटेन नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि वो खेत में खुला परागण हुआ है. हाइब्रिडाइजेशन होता है कंट्रोल्ड, नियंत्रित, जिसके परागण से उसी को छिड़का जाता है. तभी इमेस्कुलेशन करते हैं विपुंसन, तभी वो बैगिंग वाली करते हैं, है ना. वो होगा नहीं. प्रोडक्शन ऑफ, इसलिए हर साल ज़रूरत होती है नए बनाने की. प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इट्स कॉस्टली. कॉस्टली का कारण ये हुआ, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आदमियों को लगाना पड़ता है, वो भी ट्रेंड, है ना. एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड्स बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स. किसानों को महंगे बीज खरीदने पड़ते हैं. इफ़ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्ट्स, यदि इनको असंजनन वाला बना दिया जाए तो ऐसे हाइब्रिड बीजों को एक बार ही बनाना होगा, किसान को एक बार ही खरीदना होगा, एक बार ही वैसे बाजरे को उगाना होगा. उसके सीटे में जितने भी बीज लगेंगे वो सब के सब बिना फर्टिलाइजेशन के बीज बनेंगे. बिना फर्टिलाइजेशन के बीज बनेंगे तो उसी के लक्षण आए. तो अभी हमने पढ़ा था एपोमिक्सिस वालों को क्लोन कह सकते हैं, है ना. तो उसमें किसी अन्य दूसरे खेतों में जो बिना संकर बाजरा उगा रखा है दूसरे पड़ोसियों ने, उनके लक्षण उसमें नहीं आएंगे. तो हर साल उसको नए बीज नहीं खरीदने पड़ेंगे. अपनी जो फसल हुई है उसी में से अगली खेती के लिए वो बीज रख सकता है. इफ़ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्ट्स देयर इज़ नो सिग्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स, कि लक्षणों का विसंयोजन नहीं होगा इन द हाइब्रिड प्रोजेनी. देन द फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स टू रेज न्यू क्रॉप एवरी ईयर आफ्टर ईयर, एंड ही डज नॉट हैव टू बाई हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर, है ना. तब किसानों को वही बीज लगातार काम में लग सकता है साल दर साल, और उसको हर साल नए बीज नहीं खरीदने पड़ेंगे. बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, चूँकि इस एपोमिक्सिस की बहुत ज़्यादा महत्व है किसमें, हाइब्रिड बीजों के उद्योग में. एक्टिव रिसर्च इज़ गोइंग ऑन, सक्रिय रिसर्च हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, वैज्ञानिकों का प्रयास है प्रयोगशालाओं में, खेतों में, पूरे विश्व भर में, कि ये एपोमिक्सिस क्यों होता है, किस प्रकार हम अन्य पादपों में भी इसको डेवलप करें. इन मैनी research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer apomictic genes into hybrid varieties. ठीक है, ये प्रयोग चल रहा है. तो ये लाइन टू लाइन मैंने आपको पढ़कर समझाने का प्रयास किया है. उम्मीद है, विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा. इस टॉपिक के साथ हमारा ये दूसरा चैप्टर ख़त्म हुआ है. 3 वीडियोस हमने पहले चैप्टर के बनाए हैं और ये 7 वीडियोस में ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ है 12th क्लास NCERT बायोलॉजी का. ठीक है, ये फ्री है ये चैनल, इसमें किसी प्रकार का कोई आपको शुल्क नहीं अदा करना है. अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए. ठीक है, अच्छा लगे तो उनको भी बताइए और देखते रहें इस वीडियोस की श्रृंखला को.
नए वीडियो में हम लोग तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है मानव में जनन। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।